नमस्ते, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है, जहां हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 9th का चैप्टर होगा नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। इसकी एक्सरसाइज 1.2 यहां पर सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने इसकी एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर दी है। जिन बच्चों ने उसे ना देखा हो वो जरूर देख ले। अब आप कहेंगे सर वो वीडियो कहाँ मिलेगा, तो वो वीडियो अपने इसी बोर्ड ब्रेन चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 9th की मैथ्स, वहां पे ये वीडियो आपको सीक्वेंस पे मिल जाएंगे, या इसी वीडियो के एंड में जब आप जाएंगे तो स्क्रीन पर उसका लिंक आपको शो होगा, उसको वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। यहां पर कहता है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, और अगर सत्य असत्य हमें पता चल जाए तो उसका हमें कारण के साथ उत्तर देना है। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या अर्थात प्रत्येक इर्रेशनल नंबर एक वास्तविक संख्या होती है, मतलब रियल नंबर होती है। ओके, ये कह रहा है। तो हमें मान लो अभी ये नहीं पता है कि ये सही है कि गलत है, तो इसे चेक करने के लिए आपको एक तरीका अपनाना पड़ेगा। तो क्या पूछ रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, ठीक है, एक वास्तविक संख्या होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए, प्रश्न नंबर 1 का यहाँ पर हम हल बताएंगे। ठीक है, इसका हल बताएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, ये आपको बताया भी जा चुका है पहले भी। वास्तविक संख्या बराबर होती है परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये होता है। तो इसका मतलब है कि वास्तविक संख्या मिलकर बनती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी क्या, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या यानी अपरिमेय संख्या जो भी होगी वो वास्तविक संख्या में आएगी, क्योंकि वास्तविक संख्या का दायरा बड़ा है। वास्तविक संख्या देखो ऐसे समझो, अगर वास्तविक संख्या ये है, ठीक है, बड़ा वाला सर्किल, तो इसके अंदर परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों आ जाएंगी। ठीक है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है और प्रत्येक परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। लेकिन हर एक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनती है। तो वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन हर एक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी या हर एक परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होगी। तो ये क्या कह रहा था, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ये सत्य है ना, क्योंकि इस फार्मूले से, है ना, इस फार्मूले से ये सिद्ध होता है कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंदर आती है। समझ में आ गई बात। तो इसका यही कारण हो गया। तो आप ये कारण में यही लिख दोगे और लिख दोगे कि उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। बस ये आपको लिख देना है। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? मैं तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब अगर सवाल बदल दे कि यहां पर लिख दे कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो ये भी बात सही है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन ये बदले कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है कि अपरिमेय संख्या होती है, तो नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। देखो ये कहना ये चाह रहा है कि कोई एक संख्या रेखा है। ठीक है, पहले आप ये समझो
क्या कह रहा है क्वेश्चन, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु। तो हमने आपको नंबर लाइन समझाई है ना, ऑफलाइन क्लास में भी हमने आपको समझाया है। जो बच्चे यहाँ पर देखेंगे जो संख्या रेखा समझ चुके हैं, तो यहाँ पर बीच में लेते हैं 0, ठीक है। राइट हैंड साइड चलता है 1 2 3 4 ऐसे अप टू चलता जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में चलता है -1 -2 -3, ठीक है, -4, इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये जानते हो ये क्या है, संख्या रेखा के बिंदु हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन को ध्यान से समझो। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का हो सकता है। किस रूप का हो सकता है, √m के रूप का हो सकता है। और जहां m एक प्राकृत संख्या है, जहां m क्या है, जहां m एक प्राकृत संख्या है, तो इसका मतलब ये 1 भी हो सकती है, ये 2 भी हो सकती है, ठीक है, ये 3 भी हो सकता है, ये 4 भी हो सकता है, ठीक है, ये 5 भी हो सकता है, ये 6 भी हो सकता है। क्यों बच्चों, ठीक है, यम क्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो अब हमें ये बताओ, अगर यम एक प्राकृत संख्या है तो यम की ये वैल्यू मिल जाएंगी। अगर यम की जगह पर 1 पुट करेंगे तो √1 हो जाएगा। अगर यम की जगह पर यम की जगह पर 2 पुट करेंगे तो ये √2 हो जाएगा। और अगर यम की जगह पर 3 रखेंगे तो ये √3 हो जाएगा बच्चों। और अगर यम की जगह पर 4 रखेंगे तो ये √4 हो जाएगा बच्चों। ऐसे 5 रख सकते हैं, ऐसे 6 रख सकते हैं। अब आप देखो, जब इसको √1 तो इसका मतलब 1 ही होता है, √2 का मतलब √2 होता है। इसका √ हम नहीं लेंगे, पूर्णांक नहीं ले पाएंगे। √3 भी √3 के बराबर होता है, लेकिन √4 2 के बराबर होता है। क्यों भैया, √2 √4 लिखा है, इसको जब बाहर निकालोगे तो 2 बनेगा। सिमिलरली √5 को √5 भी लिखा रहने दो, ठीक है, √6 को √6 लिखा रहने दो। ऐसे तो 7 भी हो जाएगा, ऐसे तो 8 भी हो जाएगा, ऐसे तो 9 भी हो जाएगा। तो √7 को √7 ही लिखेंगे, √8 को हमने √8 लिख लिया, √9 को हम 3 लिख सकते हैं कि बच्चों, √3 को 9 लिख सकते हैं। अब आप चेक करो, क्या ये सारे पॉइंट यहाँ पर आपको दिखेंगे? तो देखो 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है। इसका मतलब है कि 1 और 2 के बीच में कहीं पर √2 भी आ जाएगा। जब हम इसको यहाँ पर लिखना चाहें तो ये √2 जो है ना, 2 से कम है और 1 से ज़्यादा होता है। अगर √2 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये 1 से ज़्यादा आएगा और 2 से कम आएगा। इसका मतलब √2 1 और 2 के बीच में कहीं पर आ जाएगा। यानी ये जो 1 है √2 है, ऐसे √3 भी होगा। √3 जो है 2 से ज़्यादा होगा, 3 से कम होगा, ठीक है, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, ठीक, मतलब ये √3 जो है ना, ये 2 से थोड़ा कम होगा, निकाल के देख लीजिएगा, मतलब यहाँ पर किसी न किसी बिंदु पर आ जाएगा ये। लेकिन अब आप देखो ये क्या कह रहा था, प्रश्न पर एक बार फिर से नजर डालो, प्रश्न पर एक बार फिर से नजर डालो। क्या कहता है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √am के रूप का होता है। तो क्या √am के रूप का हर एक बिंदु होता है क्या? तो देखो ये वाले इधर तो मिलते चले जाएंगे, लेकिन क्या ये कहीं पर माइनस में आ रहे हैं? ये कहीं माइनस में आ रहे हैं क्या? तो ये माइनस में आ नहीं रहा है, इसका मतलब इधर वाले छूट रहे हैं, इधर वाले छूट रहे हैं। इसका मतलब है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m का नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, ये असत्य है। तो ये कैसा है, असत्य है, ठीक है, असत्य है। तो अब आप देखोगे क्या लिखोगे, उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट होता है कि संख्या रेखा का हर एक बिंदु √m के रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस वाले यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। √m में जब हम प्राकृत संख्या रखें कहीं माइनस आ रहा है, नहीं आ रहा है, और संख्या रेखा पर तो ये बिंदु माइनस में भी होते हैं। इसका मतलब है कि हर एक बिंदु √m के रूप का नहीं हो सकता। इधर वाले हो जाएंगे प्लस वाले, ठीक है, लेकिन इधर माइनस वाले नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है, असत्य है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर ना समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे ऑफलाइन में मेरी क्लास में पढ़ने आते हैं तो वहाँ भी आप पूछ सकते हैं, ऑफलाइन वाले बैच में। क्लियर? अब आते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा है,
कहता है प्रत्येक वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, तो देखो ये थोड़ी देर पहले हमने आपको पढ़ाया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्रत्येक वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। तो ये सही कि गलत है? तो आपको हमने समझाया कि वास्तविक संख्या बराबर क्या होता है? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं क्या होता है? अपरिमेय संख्याएं। ये फार्मूला होता है। तो जो प्रश्न लिखा है उसको ध्यान से देखो, प्रश्न जो लिखा है उसको ध्यान से पढ़ो। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। बताओ अच्छा इस फार्मूले को देख के कि हर एक वास्तविक संख्या क्या परिमेय संख्या बन जाएगी? क्या अपरिमेय संख्या बन जाएगी? नहीं बनेगी ना, ये बड़ी है ना, ये वास्तविक संख्या इन दोनों को मिला के बनती है। तो क्या हर एक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होगी? क्या हर एक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होगी? नहीं होगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हर एक परिमेय संख्या वास्तविक हो सकती है, हर एक अपरिमेय संख्या वास्तविक हो सकती है, लेकिन हर एक वास्तविक संख्या ना तो परिमेय होगी ना तो अपरिमेय होगी, ये दोनों हो सकती है। यानी कुछ वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती हैं और कुछ उनमें से अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो ये यहाँ पर असत्य है। तो ये कथन कैसा है? असत्य है। ठीक है, कारण क्या लिखोगे? लिखोगे उपर्युक्त सूत्र से स्पष्ट होता है कि हर एक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। क्या लिखोगे? उपर्युक्त सूत्र से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, ये इसका कारण हो गया। तो पहला प्रश्न स्टूडेंट हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग आते हैं इसके प्रश्न संख्या 2 पर। तो प्रश्न संख्या 2 आप देखो, इसको पढ़ो। ये लिखा है आपके सामने प्रश्न संख्या 2। क्या कहते हैं? देखो, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक याद करो भाई, नंबर लाइन बनाओ। इंटीजर, पूर्णांक मतलब इंटीजर। तो इसमें उन्हें बीच में ले लिया 0, इधर ले लिया 1 2 3 4 5, इधर क्या चलता है? माइनस में। ठीक है, इधर माइनस पे चलता है भैया। ठीक है, ये माइनस पे चलता है। तो अब आप देखो यहाँ पर क्या होगा। आप देखो केवल प्लस वाला पूछा है, धनात्मक पूर्णांक वाला पूछा है बच्चों। ठीक है, तो ये धनात्मक पूर्णांक वाला बच्चों यहाँ पर पूछा है। तो धनात्मक पूर्णांक हमें लेना है। तो कहते हैं कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल। तो ये धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल निकाल के देखो बच्चों। 1 का वर्गमूल 1 रहेगा, 2 का वर्गमूल √2 रहेगा। ठीक है, 3 का वर्गमूल √3 रहेगा, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, 5 का वर्गमूल √5 ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमने वर्गमूल निकाले। तो क्या कहते हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो देखो 1 तो परिमेय है, लेकिन √2 अपरिमेय हो जाएगा, √3 अपरिमेय हो जाएगा। तो 1 तो परिमेय है बच्चों, ठीक है, लेकिन √2 अपरिमेय है। ठीक है, √3 भी अपरिमेय है। ठीक है, 2 ये परिमेय है। ठीक है, और √5 ये अपरिमेय है। तो ये जो ऊपर बात लिखी है बच्चों, ये जो ऊपर बात लिखी गई है, क्या ये सत्य है? कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो अपरिमेय नहीं होते बच्चों, कुछ परिमेय होते हैं और कुछ अपरिमेय होते हैं। तो आप क्या कहोगे? नहीं। क्या कहोगे? नहीं। ठीक है, ये इसका उत्तर हुआ बच्चों। फिर कहता है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दो जो परिमेय है। तो आप देख लो क्या हो गया, 4 हो गया। ये 4 इसका उदाहरण हो गया, परिमेय है।
एक इसका उदाहरण हो गया, परिमेय है। तो अब आप क्या कहोगे, तो क्या कह रहा है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दो। तो मान लो हमने लिया 4, इसका वर्गमूल लिया 2, तो ये क्या आ गई, परिमेय। ठीक है, हमने लिया 9, इसका वर्गमूल लिया, क्या आ गया, 3, ये क्या हो गया, परिमेय। तो हमें उदाहरण एक देना था, एक हमने 2 उदाहरण दे दिए, ये इसके उदाहरण हो गए। ठीक है, ये इसके उदाहरण हो गए। तो सवाल नंबर 2 भी अच्छी तरीके से सॉल्व कर दिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ बच्चों। हाँ देखो, सवाल नंबर 3 जो है ये बहुत ही प्यारा सवाल है। ठीक है, सवाल नंबर 3 बहुत ही प्यारा सवाल है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, √5 को किस प्रकार निरूपित किया सकता है, कहां पर, संख्या रेखा पर। इसमें हमें थोड़ा सा स्केल लेना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर स्केल नहीं है, हम इसको अंदाजे से बनाएंगे। तो देखो, ये √5 एक अपरिमेय संख्या है एक्चुअल में, है ना। ये √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको कैसे पता कि यह अपरिमेय संख्या है, इसका वर्गमूल लेके देखोगे अपरिमेय संख्या ये निकलेगी, या हम अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि √5 कैसे अपरिमेय संख्या होती है। आप मान लो कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको अगर हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो जानते हैं इसमें हम क्या करेंगे, जैसे √5 है। ठीक है, √5 को तुरंत आप लिखो 1+4, क्या लिखो, 1+4। ठीक है, अब इसको आप √1 + √4 लिख सकते हो। क्यों भाई, क्योंकि ये √5 है ना, ये √1 + √4, इसको मैं से लिख लिया दोनों को। ठीक, अब ऐसा कैसे, देखो इसको, इसका एक ट्रायंगल बनाना होता है, एक त्रिभुज बनाना होता है। ठीक है, इसमें करते क्या है, लंब को हमेशा, लंब को, ये जो 90 डिग्री कोण, लंब को हमेशा 1 माना जाता है। ठीक है, तो जब लंब को 1 मानेंगे बच्चों, जब लंब को 1 मानेंगे तो आधार को √5 से 1 कम कर दो तो √4 बचा, ये मान लिया। तो ऑटोमेटिक ये वाला √5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √5। क्यों, जिससे मतलब मैं ये लिख दिया ABC, ये एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, AC कर्ण है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो ये होता है लंब का वर्ग यानी BC का वर्ग प्लस आधार का वर्ग AB का वर्ग, ये होता है। तो अगर ये मान लो ना, तो ये √5 कैसे आएगा, देखो BC कितना है, BC कितना है, BC 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये अभी थोड़ी देर आप AC हमें मान लो निकालना है। ठीक है, ये AB कितना है, √4, तो √4 का वर्ग, ये कितना हो जाएगा, 1 + 4, ये हो जाएगा AC स्क्वायर। तो AC रहा कितना आ जाएगा, AC स्क्वायर वाला कितना है, 5, तो AC रहा कितना आ जाएगा, इधर की अपने घात हटाई, इसका वर्गमूल लिया √5। ठीक है, √5। तो इस तरीके से इसको तोड़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको सिखाना ये चाह रहे हैं कि जब भी किसी √ वाली संख्या को नंबर लाइन पर अगर हमें निरूपित करना है तो हम क्या करेंगे, हमेशा एक त्रिभुज बनेगा और त्रिभुज का हम लंब 1 मानेंगे, आधार हम मानेंगे 1 कम, जिस संख्या को निरूपित करना है उससे 1 कम, √5 को निरूपित करना है तो इसको √4 मान लेंगे। अगर यहाँ √6 होता तो फिर आधार को √5 मान लेते। बात आप समझ रहे हो। ठीक है, अब एक काम करना है, इसको कैसे निरूपित करोगे, तो हमें यहाँ पर एक नंबर लाइन, अब आप यहाँ पर स्केल का यूज करोगे। तो हम नंबर लाइन यहाँ पर बना रहे हैं 0, 1, अंदाजे से बना रहे हैं, 2, 3, 4, बराबर बराबर ये मानेंगे, स्केल से नापेंगे तो बिल्कुल बराबर आ जाएगा, 5, ऐसे बना लिया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें जो हमने आधार लिया है, कितना लिया, √4, √4 का मतलब क्या होता है, 2, √4 को हम 2 भी तो लिख सकते हैं बच्चों, तो ये 2 है, तो इसको 2 नापो, 1 और 2, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक इस जगह आया। अब इस जगह आप लोग क्या करोगे, इसी जगह पर एक हमें लंब खींचना है। क्या खींचना है बच्चों, लंब, और वो लंब कितना मानेंगे,
लंब कितना मानेंगे 1, तो 1 लगभग इतना है, तो इसको लगभग यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो ये हमने पॉइंट लिया A, ये लिया B और ये ले लिया यहाँ पर C, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो ये लंब कैसे खींचते हैं बच्चों, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए खड़ी रेखा खींच दो, ये लंब हो जाएगा, ठीक है। या लंब बनाने का तरीका और होता है, जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर एक चाप लगाओगे, इस जगह पर रखकर यहाँ काटोगे, इस जगह पर रख के यहाँ काटोगे और इसको मिला के इसे डाल दोगे तो ये लंब बन जाएगा, ठीक है। तो लंब बनाने का एक तरीका ये होता है। देखो यहाँ पर सिखा देते हैं, जैसे यहाँ पर एक हमें लंब जानना है, तो यहाँ से एक आप आधा सर्किल बनाओगे, अब इस जगह पर रखकर इधर एक चाप लगाओगे, इस जगह पर रखकर इधर एक चाप लगाओगे, जहाँ ये काट रहा है इसको इसे मिला दोगे तो ये लंब बन जाएगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये तरीका होता है। या इसको हम इससे चांदा से माप लेंगे ना, तो ये हो गया। अब आप क्या करोगे, इसको ए और सी को मिला दोगे, ए और सी को मिला दोगे तो ये ऑटोमेटिक √5 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 2 हो गई आधार और लंब कितना हो गया 1, हो गया कि नहीं हो गया? नहीं, तो ये बन गया, ये √5 हो गई। अब √5 ये ऐसे है, AC है √5। अब ये नंबर लाइन के ऊपर नहीं, ये हवा में लटक रही है ना, तो इसको क्या करो, यहाँ से नीचे गिराओ। तो इस पॉइंट को जब हम नीचे गिराएंगे, इस पॉइंट को नीचे गिराएंगे तो लगभग यहाँ आएगा। कहाँ आएगा? इस जगह आएगा, इस जगह। तो ये ABC, ये D मान लिया, तो ये A से D यानी 2 से आगे होगा और 3 से पहले होगा, यानी ये नंबर लाइन पर ये √5 का पॉइंट होगा। ये D क्या होगा? ये होगा √5। समझ में आ गई बात? ये √5 होगा D। तो ये देखो AC एक्चुअल में ये भुजा √5 है, लेकिन ये नंबर लाइन पर ये ऊपर लटकी है, तो इसको खींच के नीचे गिरा दो, मिला दो यहाँ से, तो इस जगह आएगी, तो ये 2 से आगे निकल जाएगी और 3 के पहले रहेगी। तो जहाँ पर ये गिरेगा बिंदु, ये वाला पॉइंट यहाँ गिरेगा, इसको D नाम दे दिया, ठीक है। तो A से लेके B तक 2 है और B से थोड़ा आगे D हो जाएगा, तो AD ये D बिंदु √5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इस तरीके से किया जाता है, यही इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट, हमने पूरा समझाने का प्रयास किया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। या जो हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे जो हमसे पढ़ते हैं वो भी इस लेक्चर को देखेंगे और यदि नहीं समझ में आए तो फिर आप क्लास में आकर इसको पूछेंगे। तो ये थी हमारी न्यू NCERT की एक्सरसाइज 1.2 नंबर सिस्टम की, जिसमें ये 3 सवाल थे जिनको हमने यहाँ पर सॉल्व किया। अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।